हेलो एवरीवन। देखिए कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था आपको स्पेक्ट्रम से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या होता है स्पेक्ट्रम, कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूवमेंट करती है। फर्स्ट ऑफ थिंग, कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी ऑफ लाइट changes when it enters from one medium to another medium due to difference of density। तो जब ऐसा होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी स्पीड अगर चेंज होती है तो वो क्या होती है, लाइट डेविएट होती है। लाइट का क्या होता है, डेविएशन होता है। और लाइट का जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये होता है। अब एक बात बताओ, अगर विजिबल लाइट की बात करूं तो विजिबल लाइट में तो ये है, तो इधर लैम्डा बड़ा, लैम्डा बड़ा, तो इसका मतलब डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा, डेविएशन मिनिमम होगा। ये तो बात हुई। तो रेड कलर का डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। बात आ गई समझ। अब अपन आगे बात करते हैं। मैंने क्या किया, एक लाइट ली, उसको प्रिज्म से पास कराया, तो यहां से यहां गया तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट क्या हो गई, पहले एक लाइट एक ही थी, उसका डेविएशन हुआ तो मेरे को अलग अलग लाइट दिखने लग गई। फिर प्रिज्म से बाहर निकली और मैंने उसका प्लेट पे क्या देखा, पैटर्न देखा। तो द पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। अच्छा, अगर ये स्पेक्ट्रम है तो ये वाली लाइट कौन सी होगी, ये सबसे ऊपर रेड होगी और ये क्या होगी, वॉयलेट। क्यों, रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होना चाहिए, तो रेड का डेविएशन मैंने मिनिमम रखा, वॉयलेट का डेविएशन मैक्सिमम रखा, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम के टाइप क्या होते हैं। तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रम का कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, सारी वेवलेंथ प्रेजेंट हो, ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट। जैसे सपोज करो 1 से लेके 100 तक की वेवलेंथ है, तो 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो। अगर ऐसा होता है तो उसे अपन बोलेंगे कैसा स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जो रेनबो में होता है। रेनबो में मालूम है ना, वॉयलेट होगा, वॉयलेट के जस्ट बाद में इंडिगो, फिर ब्लू, है ना, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। कंटिन्यूअस सातों होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रखा है, इसका मतलब कोई भी गैप नहीं। ऑल वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट, देन कंटिन्यूअस, एंड पर्टिकुलर वेवलेंथ आर प्रेजेंट, देन डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में पर्टिकुलर वेवलेंथ आर प्रेजेंट। सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन कर रखा अपन ने, लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, एक लाइन बनेगी इस टाइप से एटम की वजह से। बैंड स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम हो गए तो लाइन क्या होना स्टार्ट होगी, सुपर इंपोज, ये इस टाइप से, ये सुपर इंपोज इस टाइप से, ये इस टाइप से। जब ऐसा होगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैंड बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, बैंड। तो एटम का स्पेक्ट्रम की वजह से सिर्फ एक लाइन बनेगी, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होते हैं तो लाइन सुपर इंपोज करेगी, और लाइन सुपर इंपोज करने से क्या बनता है, बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। आइएगा थर्ड, ये काम का है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो समझिएगा बात। इमिशन स्पेक्ट्रम समझिएगा पहले, तो ये समझ में आएगा तभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। मैंने कोई सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया, जैसे H2 गैस ले ली, कौन सी गैस ले ली, H2 गैस ले ली। H2 गैस लिया मैंने, तो H2 को मैंने हीट किया, मींस एनर्जी मिली। एनर्जी मिलते ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बन जाएगा H और H एटम। बॉन्ड एनर्जी जितनी अगर एनर्जी देता हूं तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे और H और H बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर। ये बन गया H।
अब उस हाइड्रोजन को आप क्या करें, उस हाइड्रोजन को आप क्या करें और एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये गया एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर ही रहता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या क्वांटा। ये क्वांटा के फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज कर दिया। इस एनर्जी को, इस लाइट को मैंने प्रिज्म से पास करवा के जो पैटर्न बना उसी को क्या बोला, स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे बात समझना है, ये स्पेक्ट्रम बनाने का तरीका हुआ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कैसे बनेगा? मैं क्या, एब्जॉर्प्शन में यहां तक तो ठीक था, उसने लाइट रिलीज कर दी, ठीक है, फोटोन रिलीज किया। मैंने यहां पे क्या किया, एक सोडियम लगा दिया। सोडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, ये येलो कलर रिलीज करता है तो येलो कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। जब येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब जो लाइट जाएगी उसमें येलो कलर होगा ही नहीं। अब जो लाइट जाएगी उसमें येलो कलर होगा ही नहीं। तो जब येलो कलर होगा ही नहीं तो जब इसका स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या दिखेगा, डार्क स्पॉट दिखेगा, ब्राइट तो दिखेगा ही नहीं। ब्राइट दिखे ही नहीं, इसका मतलब डार्क स्पॉट ही दिखा। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ए टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं क्या बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ए टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इन विच पर्टिकुलर वेवलेंथ आर एब्सेंट। पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर एब्सेंट। देखो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डार्क स्पॉट बनेगा क्योंकि येलो कलर की वेवलेंथ क्या होगी, एब्सेंट होगी। बात आई समझ में? चले आगे। ये तो जनरल स्पेक्ट्रम का आइडिया, क्योंकि मेरे को पढ़ना तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो उसमें एक वेव नंबर आने वाला है, तो उसका फॉर्मूला पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर, फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर न्यू बार। आपको मालूम है कि अपन ने लिखा था कि एनर्जी रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगा। तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन मींस एच न्यू। तो एच न्यू इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देता हूं, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन n2 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस माइनस रखा वापस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन n1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको लिख दिया hc बाई लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, के स्क्वायर कॉमन आ गया, एम जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, ई रेज टू द पावर 4 कॉमन आ गया, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर आ गया। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब हो गया, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ये सब कांस्टेंट है, इसकी जगह मैंने लिख दिया r, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला काम आने वाला है पूरे स्पेक्ट्रम में। कभी भी वेव नंबर या वेवलेंथ पूछेगा तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। आर क्या है, आर इज ए रिडबर्ग कांस्टेंट। सर वो पहले वाला भी, हाँ उसके और इसकी वैल्यू में फर्क होगा, वो आर एच बोला था उसको और इसको आर बोल रहा हूं। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे को अगर वेवलेंथ जब भी पूछेगा तो सुने बात को, वेवलेंथ पूछेगा तो 1 बाई न्यू बार करूंगा, 1 बाई न्यू बार करूंगा तो 1 बाई आर बनेगा। तो 1 बाई आर की वैल्यू भी ध्यान रखें, 1 बाई आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मेरे को जनरली ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, 912 एंगस्ट्रॉम वाली। बात क्लियर सारी? अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, आइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की।
जो पहले वाले पॉइंट आए उसी को ध्यान में रखते हुए अपन नाम देने वाले हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला था डिसकंटिन्यूअस होता है, और कैसा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये लो, अब समझे बात को। ये मैं कुछ एनर्जी लेवल बना रहा हूं, ठीक है, ये n इक्वल टू 1। हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो इसकी एनर्जी -13.6 होगी। सेकंड वाले की एनर्जी कितनी होगी बताओ? माइनस का 3.4। थर्ड वाले की एनर्जी कितनी होगी? थर्ड वाले की एनर्जी कितनी होगी? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रखा। n इक्वल टू 4 होगा तो ये यहां पे, n इक्वल टू 5 रखा तो वो यहां पे होगा लगभग, n इक्वल टू 6 रखा तो वो यहां पे, n इक्वल टू 7 रखूंगा तो वो इससे और नजदीक ऐसे ही होगा, और n इक्वल टू इंफिनिटी यहां पे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये पहले तो आपने गैप ज्यादा रखा, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, ये 13.6 होता है, ये 3.4 होता है, तो गैप 10.2 का होगा। ये 3.4 होता है, ये 1.51 होता है, तो यहाँ पे लगभग गैप 1.9 का बनता है। तो ये 10 का गैप है, 10.2 का है, और ये 1 कितने का गैप है बोलो? ये कितने का गैप है? 1.9 का। तो 10 का ज्यादा होगा, 1.9 का कम होगा, फिर और गैप कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, कहीं से भी अगर फर्स्ट में आके गिरती है इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी, या फोटोन, इलेक्ट्रॉन कहीं कौन से भी एनर्जी लेवल से आके फर्स्ट एनर्जी लेवल में गिरता है, ये इस टाइप से, किसी भी एनर्जी लेवल से जाके फर्स्ट एनर्जी लेवल में गिरता है, तो उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बनेगी? लाइमन। किसी भी एनर्जी लेवल से जाके सेकंड वाले में गिरे, सेकंड वाले में गिरे, तो उसे बोलते हैं बामर सीरीज। कहीं से भी अगर थर्ड में गिरे, कहीं से भी अगर थर्ड में आके गिरे तो उसे बोलते हैं पाश्चन सीरीज। कहीं से भी आके फोर्थ में गिरे, तो ब्रैकेट सीरीज, और कहीं से भी आके फिफ्थ में गिरे तो फंड सीरीज, पी फंड सीरीज ये बनेगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो कहीं से भी 1 में लाइमन, कहीं से भी 2 में बामर, कहीं से भी 3 में पाशन, कहीं से भी 4th में तो ब्रैकेट, और कहीं से भी 5th में तो फंड सीरीज। अच्छा, फर्स्ट लाइन जो होती है हमेशा वो कैसे बनती है? किसी के लिए भी बोल रहा हूं, फर्स्ट लाइन बनेगी, n1 की वैल्यू अगर n माने तो n2 की वैल्यू n+1, जस्ट ऊपर से गिरता है तब बनती है फर्स्ट लाइन। देखो ये फर्स्ट लाइन है, तो n1 की वैल्यू 1 हुई तो n2 2 हुआ, n1 की वैल्यू 2 हुआ तो n2 3 हुआ, n1 की वैल्यू 3 है तो n2 4 हुआ, n1 की वैल्यू 4 है तो n2 5 हुआ, n1 की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो n2 की वैल्यू 6 होगी। लास्ट लाइन कब बनेगी? इन्फिनिटी के बाद वाली कोई लाइन बन रही है क्या? अगर n1 की वैल्यू n हो तो n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी। उसी को लास्ट लाइन बोलो या सीरीज लिमिट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट लाइन। क्या बोलते हैं?
सीरीज लिमिट लाइन बोलो या लास्ट लाइन बोलो, एक ही बात है। सीरीज लिमिट लाइन या लास्ट लाइन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब अपन बात डिस्कस करते हैं। मैं दो कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूं, लाइमन सीरीज को और बामर सीरीज को, बस बाकी फिर आपको देखना है तो। लाइमन सीरीज है जैसे, तो लाइमन सीरीज है तो मेरे से पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन है, तो मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट लाइन है तो उस कंडीशन में n1 की वैल्यू तो होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी 2। ये फर्स्ट लाइन, इसका एनर्जी गैप मिनिमम है, फिर एनर्जी गैप बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर सबसे ज्यादा हो गया। एनर्जी गैप मिनिमम है, डेल्टा ई मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्स। तो कैलकुलेट करो, 1/λ मैक्स इज इक्वल टू, हाइड्रोजन ही चल रहा है तो आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ मैक्स इज इक्वल टू R 1 minus 1/4 means 3/4, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 4/3R। 1/R की वैल्यू 912, ये आ गई, मैक्सिमम इतनी आई। ठीक है, लास्ट लाइन की बात करते हैं। लास्ट लाइन n1 बराबर 1, n2 बराबर इंफिनिटी। अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा ई क्या होगा, मैक्स होगा। इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो 1/λ मिनिमम कैलकुलेट करके बताओ देखे। 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू R 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ इंफिनिटी का स्क्वायर। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/R। 1/R मींस 912 एंगस्ट्रॉम। मिनिमम 912 एंगस्ट्रॉम है, मैक्सिमम 1216 एंगस्ट्रॉम है। तो एक बात बताओ, रीजन कौन सा बना, कौन से रीजन में आएगी लाइमन सीरीज, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की रेंज कितनी लिखाई थी, 100 से लेके 3800। तो ये देख लो ना, उसी रेंज में आ रही। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में, कौन से रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बात क्लियर। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो बताऊंगा अभी मैं, लेकिन ये तो समझ में आया ना लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आएगी। अब बात करते हैं बामर सीरीज की। बामर सीरीज, चलो बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करना है मेरे को। फर्स्ट लाइन मींस n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 3, डेल्टा ई मिनिमम, तो वेवलेंथ मैक्स, तो 1/λ मैक्स आर जेड का स्क्वायर 1 ही है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू बताइएगा आर 1/4 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा, 5/36 इंटू आर। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 36/5 इंटू 912। ये अप्रोक्सीमेट 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 7 को अगर इससे मल्टीप्लाई भी करोगे, 7 को ही मल्टीप्लाई कर देते हो तो इतना आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी। चलो मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस लास्ट लाइन की। तो लास्ट लाइन जब होगा तो n1 की वैल्यू तो होगी 2 और n2 की वैल्यू होगी इंफिनिटी। डेल्टा ई मैक्स होगा, तो वेवलेंथ जो होगा वो मिनिमम होगा। 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/ इंफिनिटी। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/R, 4 इंटू 912। तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 3648 एंगस्ट्रॉम। कौन से रीजन में आ गई, 3600 से 7800 तक की बात की थी अपन ने। कौन सा रीजन बोलो, विजिबल। तो विजिबल रेंज में आ गई। तो इसका रीजन जो होगा वो कौन से में आएगी, विजिबल में। कौन से रीजन में आएगी, विजिबल में आएगी। बात क्लियर। रीजन कौन सा हो गया, विजिबल।
तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बामर सीरीज विजिबल में। एक बात बताओ, ये खत्म हुई थी 12, कहां पे खत्म हुई थी? 1216 पे, और ये स्टार्ट हुई 3648 पे, है ना? तो इसका मतलब इसके बीच की सारी गायब है, इसका मतलब इसके बीच की सारी क्या है? गायब है। तो मैंने यही तो समझाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर वेवलेंथ ही प्रेजेंट होती है, मींस कैसा स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात क्लियर? चलो, इसका रीजन हो गया लाइमन बामर। इसके अलावा कोई भी रीजन हो, पाशन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फंड हो, कोई भी हो, इन सब के रीजन क्या? इंफ्रारेड। कौन से रीजन में आएगी? इंफ्रारेड में आएगी। ठीक है बात। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। चलिए आगे देखो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे को ऐसा पूछ सकता है, लैम्डा ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। एक तो क्वेश्चन, तो जब भी ऐसा पूछे ना, सेकंड लाइन लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? 1। सेकंड लाइन पूछिए तो जो लाइन पूछ रहा है वो ऐड कर दो, सेकंड लाइन पूछिए तो 2 ऐड कर दो, मींस 3 हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। तो z कितना होगा? 1 ही होगा। आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 8 बाई 9, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाई 8 इंटू 1 बाई आर की वैल्यू 912, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आएगा, बोलो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे सीधे। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर He प्लस आयन। तो पहले n1 और n2 देख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट लाइन है बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 और फर्स्ट लाइन है तो 2 प्लस 1 मीन्स 3। z कितना लेना है? 2 लेना है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 4। कितना हो जाएगा? 4 और 9 मीन्स 5 बाई 36, 5 बाई 36 मतलब ये बनेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू 912, यही बनने वाला है। तो लैम्डा मीन्स ये बनेगा 8208 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये बन जाए। ठीक है, चले आगे। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन और बन जाए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। लैम्डा लैम्डा 2 मतलब सेकंड लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बामर सीरीज टू लैम्डा 3 ऑफ पार्शियल सीरीज। ठीक है जी, कर लेंगे अभी। अब देखो लैम्डा 2 सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज चाहिए, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं 1 बाई लैम्डा 2 बामर सीरीज की, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन सेकेंड लाइन है ना,
तो 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर। सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा, n1 की वैल्यू 2 तो n2 की वैल्यू 2 + 2, 1/λ3 इज इक्वल टू r 1 थर्ड लाइन है पार्शन की, तो 3 का स्क्वायर, 3 + 3 6 ये आएगा। तो λ3/λ2 क्या बनने वाला वो तो देख लो। ऊपर आ गया 1/4 माइनस 1/16, 16 आ गया एलसीएम, तो 4 - 1 3/16 बन गया ऊपर। इधर आ गया कितना 9 और 36, 36 आ गया एलसीएम, तो 4 - 3/36 ये लो। तो λ3/λ2 बन गया कितना 36/16 मीन्स 9/4। तो λ2/λ3 कितना बनेगा 4/9, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, मेरे को ऐसा दे दे L1 of Balmer series, wavelength of first line of Balmer series for He plus is x, then λ2 of Lyman series of hydrogen atom, ये पूछा गया। ठीक है, सब करने का तरीका ऐसा ही रहेगा। वो 1/λ1 दे रखा है तो उसे सॉल्व करें, है ना। 1/λ1 दे रखा है उसे सॉल्व करें। 1/λ1 इज इक्वल टू बामर सीरीज है हीलियम के लिए RZ का स्क्वायर, बामर सीरीज के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे x R × 4, 36 आ गया एलसीएम 5 बनेगा, पढ़ा रहना। 1/λ कैलकुलेट करना है अपन को, R × 1 होगा, ठीक है। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1/λ इज इक्वल टू R 8/9 डिवाइड कर दो, तो λ/x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5/9 और ये बनेगा 8/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो λ इज इक्वल टू 5/8 × x। ये सिंपल से क्वेश्चन बन गए, समझ में आया। ये क्वेश्चन बनेंगे सारे। चलो अब आगे चल, अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम लाइन के नंबर कितना होगा, कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी, कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस बनने वाली। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, 3 केस में बता रहा हूं। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब समझते हो, n = 1। जब ये है तो उस समय फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू n × n-1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू n × n-1 डिवाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। केस सेकंड, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 टू n1, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2।
ये हो जाएगा, ठीक है। और केस थर्ड, कभी ऐसा दे रखा है फॉर सिंगल एटम, एक ही एटम दे रखा है, फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम ऐसा लिखा हो, यहां पे लिखे हुए आएंगे सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी मैं क्वेश्चन डील करूंगा तब समझ में आ जाएगा। अगर सिंगल एटम के लिए लिखा हुआ है और एन से कहीं पे भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में, कहीं पे नहीं, एन से अगर 1 में आ रहा है तो स्पेक्ट्रम लाइन होगा n-1 या n2-n1 बोल दो। अगर n2 से n1 में आ रहा तो n2-n1 हो जाएगा, अदरवाइज n-1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा। ये बात समझ में आ रही? बोलो। ये 3 फॉर्मूले, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब ये बोला जाए, क्या बोला जाए आपको, क्या बोला जाए कि हाइड्रोजन सैंपल है, ठीक है। और अपन हाइड्रोजन सैंपल मानेंगे नहीं बोलेगा तो भी, वो पर्टिकुलर बोल देना ओनली सिंगल एटम है, तब अपन को इस बारे में सोचना है। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। अगर मेरे को ऐसा मिले, इन हाइड्रोजन सैंपल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th टू ग्राउंड स्टेट, ये लो क्वेश्चन हो गया सब। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगी, सैंपल है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये लीजिएगा साहब 10। अगला क्वेश्चन, एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे। इन हाइड्रोजन सैंपल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम sixth excited state to second state। चलो, 6 एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में 1 जोड़ना होता तो 7 हो गया, और इधर n क्या हो गया, 2 हो गया। तो n2 to n1 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगा, n2-n1 इंटू n2-n1 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा स्पेक्ट्रम लाइन, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मेरे को ऐसा दे दे, सुने बात को, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इन वन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n equal to 4 to ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन क्या होगी, n-1, 4-1, 3, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। when electron jumps from n equal to 6 to ground state, then calculate number of spectrum line in visible region या इनविजिबल रेंज। हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, फॉर हाइड्रोजन एटम, और ज्यादा क्लियरली मेंशन, सैंपल ले लो, एटम ले लो, है ना। ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n बराबर 6 से ग्राउंड स्टेट में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज विजिबल रेंज। ये तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब विजिबल रेंज का मतलब क्या, बामर सीरीज में आना चाहिए। बामर सीरीज में कब आएगा, जब n बराबर 2 में गिरेगा। आ रही बात समझ में? अब सुने बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सिंपलेस्ट तरीका तो ये उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना लो। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्पेक्ट्रम लाइन कैसे बनती है वो देखिए। सबसे पहले स्पेक्ट्रम लाइन बनानी है ना, तो आपको ये ध्यान रखो, 6 से 1 में गिरा दो, ये लो गिरा दिया, फिर 6 से 2 में गिरा दो, गिरा दिया, 6 से 3 में गिरा दो, 4 में गिरा दो, और 5th में गिरा दो। तो 6 से सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, 6 से सारी पॉसिबिलिटी खत्म। अब 5 से लो,
5 से 1 में, 5 से 2 में, 5 से 3 में, 5 से 4 में, खत्म। अगला लो 4 से लो पॉसिबिलिटी, 4 से 1, 4 से 2 एंड 4 से 3। अब 3 से लो, अब 3 से क्या 1 एंड 3 से क्या 2। अब अगला लो, अगला क्या 2 से 1। कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी? n बराबर 6 से जम करता है तो 15 बनती है। देखो 5 तो ये हो गई, 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, एक एक कम होती गई। ठीक है बात। अब बामर सीरीज में कब गिरेगा? एक तो ये रही लाइन, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन विजिबल रेंज 4 है। कितनी आ गई? 4। समझ में आ रही है बात? अगर ये पूछे मेरे को लाइमन सीरीज में कितनी बनेगी, तो 4 से 1 बढ़ा दो 5। देख लो 1 2 3 4 5। ये डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। विजिबल रेंज का मतलब बामर सीरीज में आना चाहिए, मतलब n बराबर 2 में आना चाहिए। तो 6 से 2 में आए 1, 5 से 2 में आए 2, 4 से 2 में आए 3, 3 से 2 में आए 4। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। बात क्लियर सारी? ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, अभी तो एक क्वेश्चन और देखो। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन which of the following transition an Li plus 2 will have same energy corresponding to He plus ion when electron jumps from n equal to 4 to n equal to 2। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि Li plus 2 में कौन सा ट्रांजिशन करवाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन Li plus 2 आयन will have same energy, एनर्जी क्या रहेगी? सेम। will have same energy corresponding to He plus ion when electron jumps from n equal to 4 to n equal to 2। He plus ion में n बराबर 4 से n बराबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी आती है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बतानी है आपको। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए करते कैसे। मैं कह रहा हूं एनर्जी अगर सेम रहे, मैं बोल रहा हूं एनर्जी सेम रहे, तो एनर्जी सेम होगी तो वेवलेंथ भी तो सेम होगी भैया, क्या नहीं होगी? एनर्जी सेम तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो देखो कैसे करना है। एनर्जी सेम तो वेवलेंथ भी सेम, तो वेवलेंथ सेम तो 1/λ भी सेम। ये लो बराबर कर दो। ठीक है, करो बराबर। देखो मैं कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर मालूम नहीं है, n2 का स्क्वायर मालूम नहीं है, आर 2 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर कौन सा है? 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर ले लो। आर से आर कैंसिल, 9 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 4 1/4 माइनस 1/16। ये 4 अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको ऐसा लिख दूं 1 और 4। इसमें 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 9 बन जाएगा, तो मैं इसको अपॉन में लेकर लाके लिख दूं क्या? अब ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसको बराबर करो,
n1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 है, तो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9, इसका मतलब n1 इज इक्वल टू क्या होगा 3। सिमिलर वे में n2 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू है 4, तो n2 का स्क्वायर होगा 36, तो n2 होगा 6। मीन 6 to 3 में जंप करेगा, 6 से 3 का ट्रांजिशन जो होगा वो Li+2 में उसकी एनर्जी उतनी होगी जितनी He+ आयन में n बराबर 4 से n बराबर 2 के लिए आएगा। ठीक है बात, चले आगे चलो। चले आगे। अब अपन बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और इसी में अपन पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट। जिस टाइप से अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जस्ट पहले, क्या कि लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल नेचर रखती है, सिमिलर टाइप से मैटर भी क्या रखता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर। इसका मतलब मैटर अपन है, तो पार्टिकल नेचर तो है अपना, अपन पार्टिकल तो है ही है ना, क्यों, अपना मोमेंटम है m इंटू वी, तो अपना वेव नेचर है, इसका मतलब वेव नेचर होगा, इसका मतलब अपने साथ वेवलेंथ भी होनी चाहिए क्या, बिल्कुल होती है। इसका मतलब मैं चलता हूं तो पीछे वेवलेंथ बनती है क्या, बनती तो नहीं है, बनती तो है लेकिन दिखती नहीं है। दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा मास ज्यादा है, तो मेरा कौन सा नेचर ज्यादा है, पार्टिकल नेचर डोमिनेट है। जब पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा तो वेव नेचर कम होगा, और वेव नेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर कम होगा। इसका मतलब पार्टिकल नेचर कम रखूंगा तब वेव नेचर ज्यादा दिखेगा। पार्टिकल नेचर कम रखना है इसका मतलब मोमेंटम कम रखना है, मोमेंटम कम रखना है इसका मतलब मास कम रखो, इसका मतलब क्या रखो, कम, मास कम रखो। समझो बात को। लाइक लाइट मैटर also show dual nature, wave and particle nature। और जो वेव एसोसिएट होगी, वेव एसोसिएट विथ मैटर, उसे अपन क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स, या फिर डी ब्रोगली वेव, उसे क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स। और इसकी वेवलेंथ जो होगी, मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैं सिंपल सा लिखूंगा लैम्डा ऑफ दी डीबी, तो आप समझ जाना। ठीक है, तो मैंने बोला लाइक लाइट मैटर ऑल्सो शो ड्वेल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। वेव जो होती है मैटर से एसोसिएट वेव, द वेव एसोसिएटेड विथ मैटर इज नोन एज मैटर वेव, एंड द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, पार्टिकल नेचर ज्यादा तो वेव नेचर कम, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पहले भी समझा चुका हूं, पार्टिकल नेचर जो होता है वो मोमेंटम से, और वेव नेचर जो होता है वो वेवलेंथ से रिप्रेजेंट होता है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये हो जाएगा, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज ए मोमेंटम। इन फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसी को मैंने आगे बढ़ाया, एच इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को ऐसे लिख दिया, एच अपॉन रूट टू एम ई। ये कहां से आ गया एकदम, ये ऐसे आया, देखो
मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एक काम करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इधर हो गया, तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी, एम बचा हुआ है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी हो गई E, तो मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा √2me। ये तो फिजिक्स का फेमस डेरिवेशन है, P इज इक्वल टू √2me, वही लिखा है मैंने। इसको और आगे बढ़ाते हैं, m एनर्जी E को अपन लिख सकते हैं Q इंटू V, V इज ए वोल्टेज डिफरेंस, V इज ए वोल्टेज डिफरेंस, ये बनेगा V इज ए वोल्टेज डिफरेंस। अब सर क्वेश्चन आएगा तब करना क्या है, जो डेटा दे रखा है वो अप्लाई कर देना, जो डेटा दे रखा है उसको अप्लाई कर देना। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। एक बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है और इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लगाओ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू 150 ग्राम है तो किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा, ये लो 25, ये आ जाएगा किसमें, मीटर में, तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻32। एक काम करो 6.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 10⁻⁻34 मीटर हो जाएगा। और आगे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.6 का डबल 26.4 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻34 मीटर आ जाएगा। देखो एक बॉल ली मैंने, क्रिकेट की बॉल भी 150 ग्राम के आसपास होती है, तो उस बॉल से रिलेटेड वेवलेंथ जो होगी वो 10 की पावर कितनी आएगी, -34। इसका मतलब बहुत कम आया ना, दिखेगा ही नहीं। दिखेगा कब, जब 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम होगा, विजिबल रेंज में होगा, तभी तो दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of electron, proton and alpha particle, case first, ऐसे लिख दो, order of de Broglie wavelength of electron, proton and alpha particle if they are accelerated same voltage, वोल्टेज सेम रखा है आपने, एक्सेलरेटेड बाय सेम वोल्टेज, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन √2m q इंटू वी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m इंटू क्यू, जिसका m इंटू क्यू ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। चलो इलेक्ट्रॉन ये रहा, प्रोटॉन ये रहा, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का m क्या 1/1837 इंटू क्यू कितना 1, प्रोटॉन का 1 इंटू 1, अल्फा पार्टिकल का मास 4 चार्ज 2, ये तो हो गया 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/1837। सबसे कम किसका MQ, इलेक्ट्रॉन का, तो इसका सबसे ज्यादा, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, फिर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन एंड देन लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट लेक्चर देखिए, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये कैलकुलेट करना है, लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी।
जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम। तो मेरे को तो मालूम है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m⁴, √2m। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी है तो ये रखो। तो लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल ई सेम है, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ द प्रोटॉन ये क्या होता है 4:1। तो लैम्डा ऑफ द प्रोटॉन टू लैम्डा ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 2:1। बोलो ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। V बराबर 150 वोल्ट दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया, तो लैम्डा डी ब्रोगली ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो आप करोगे क्या, आप तो ऐसे फॉर्मूला लगाने वाले हो, लैम्डा h अपॉन √2m⁴ इंटू वी। V बराबर 150 है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h रखो। ये इलेक्ट्रॉन इतना फेमस है डी ब्रोगली वेवलेंथ में कि क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। जब मेरे को मालूम है क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है तो मैं h m q ये तो फिक्स है, इनको रख के सॉल्व कर लो ना। फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में 2020 में आया नीट के अंदर, 2019 में आया, दोनों बार क्वेश्चन आया है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है इलेक्ट्रॉन, और जब भी इलेक्ट्रॉन के लिए बारी आए तो लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो होता है √150 अपॉन वी, ये कैलकुलेट हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। या इस स्क्वायर रूट ऑफ लोगे इसका 150 का, तो 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम आएगा। ये लो बन गया फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दो। तो लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू √150 अपॉन 150 इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। बात समझ में आई। आज के मैंने 13 क्वेश्चन कराए आज के लेक्चर के आपको, ये अपना डी ब्रोगली तक हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मेडिकल में हल्का फुल्का आइडिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कभी क्वेश्चन आया नहीं है। जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है वो मैं आपको बता दूंगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड देन क्वांटम नंबर। तो आपको पढ़ना क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना एक तो, और एक पढ़ना है क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर n, l, m और s, बस। उसके बाद एक लेक्चर में जो है वो अपन 3 रूल ऑफ बर्ग प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला करके और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां तक कर लेना अच्छे से। 2 टॉपिक पढ़ने का बोला है, उनको पढ़ के आना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।